इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात की थी, याद होगा आप लोगों को। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का अगर नटशेल बात करें, यानी अल्टीमेट एक पॉइंट की बात करें, एक लाइन में बात करें, तो हमने क्या पाया कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल ही होती है। मतलब समझ रहे हो ना बात को। पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसका मैं एक लास्ट स्टेटमेंट बता रहा हूं आप लोगों को कि हमने सब कुछ करने के बाद में ये प्रूव किया या ये रियलाइज किया था कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो उतनी ही होती है जितना उस पॉइंट पर उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। यानी कि स्मॉल जी का फॉर्मूला भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कैपिटल जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। और हम बातें वैसे ज्यादातर अर्थ के लिए करते हैं तो सेंटर ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन मेनली ये किसी भी प्लेनेट पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें कैपिटल आर स्क्वायर अगर ले लूंगा तो स्मॉल जी कहां का आएगा, सरफेस का। और अगर जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर लिखूंगा तो स्मॉल जी कहां का आएगा, मतलब ये दो फॉर्मूले हैं। अगर मैंने आपसे पूछा स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर और स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दोनों में क्या फर्क है, समझ में आ रहा है दोनों में क्या फर्क है। ध्यान सुनो, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये मान लीजिए अर्थ है हमारी, तो ये यहां के लिए है, यहां के लिए है। स्मॉल जी बराबर कितना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बिकॉज सेंटर ऑफ अर्थ से ये दूरी कितनी है, कैपिटल आर है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो ये तब के यहां के लिए है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां लाई कर रहा है तो सेंटर से इसकी दूरी कितनी हो गई, वो हमने ली है स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो यहां पर जी कितना होगा, इसको मैं जी डैश भी कह सकता हूं। बेहतर ये होगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है तो फिर जी भी लिख सकते हैं उसको। लेकिन अगर अपनी पहचान के लिए कि नहीं सर मैंने तो स्पेशली मान लिया कि सरफेस ऑफ अर्थ पर हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मैं जी लूंगा और उसके अलावा कहीं भी होगा तो उसको क्या लूंगा, जी डैश लूंगा। सरफेस को छोड़कर उसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो सर मैं उसको जी डैश मानूंगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो फिर आप इसको जी डैश भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो यहाँ पर जी डैश कितने के इक्वल होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा, और ये स्मॉल आर कितने के इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, कैपिटल आर, और ऊपर कितना होगा, एच। इतने में कोई डाउट है नहीं। अब सर हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो हमारी अर्थ है इसके आसपास एक फील्ड मौजूद होती है, जिस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। वो फील्ड कहां तक होती है सर, जहां तक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करता है। जैसे अर्थ की बात कर ले तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक है सर, जहां तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड वहां तक है जहां तक कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री छोड़ देने पर वापस अर्थ की ओर चला आए। समझ में आ रही बात ना। हालांकि कई जगह पर ऐसा भी पाया जाएगा कि वहां पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड भी मौजूद है और दूसरी किसी चीज की भी ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। कल हमने लास्ट में जाते जाते यही क्वेश्चन किया था। तो अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किन्हीं दो अलग अलग चीजों की फील्ड लाई कर रही हो, तो फिर देखते हैं कि नेट फील्ड किस ओर काम कर रही है। नेट फील्ड जिस ओर काम करती है उसी ओर हम मानते हैं कि इस पॉइंट पर बॉडी मूव करेगी। समझ में आ रही बात ना। यानी कि बॉडी का मूवमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहा हूं, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ये डिपेंड करता है। और उसकी डायरेक्शन क्या है, इस पर डिपेंड करता है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉडी को छोड़ देने पर, फ्री छोड़ देने पर उसका मूवमेंट किस ओर होगा, ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है। क्लियर है। तो अगर सपोज कर लीजिए कि हम किसी ऐसी जगह पर लाई कर रहे हैं जहां ए और बी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रही है और मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूं जहां दोनों की फील्ड काम कर रही है, तो फिर मुझे देखना ये होगा कि अब मैं जैसे अभी मैं कह रहा हूं कि फील्ड वहां तक मौजूद होती है जहां तक बॉडी को छोड़ देने पर वो उस ऑब्जेक्ट की ओर मूव कर जाए या उस ऑब्जेक्ट की तरफ चला आए। तो अगर मान लो कि हमने कहा हम ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहां पर दो चीजों की फील्ड है, ए की भी और बी की भी, तो मतलब ए की फील्ड वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अगर बी की फील्ड उस पॉइंट पर ज्यादा हुई, अगर बी की ग्रेविटेशनल फील्ड उस पॉइंट पर ज्यादा हुई, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका मतलब ए की फील्ड यहां काम नहीं कर रही है, ए की फील्ड यहां पर मौजूद नहीं है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि मैथ्स तो ये कहता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ इनफाइनाइट पर जीरो हो सकती है, उससे पहले कहीं भी जीरो नहीं हो सकती। मतलब अगर हम मैथमेटिकली सोचें तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड मार्स पर भी काम कर रही होगी, क्योंकि मार्स भी कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है हमसे। मार्स और अर्थ के बीच की डिस्टेंस भी कैलकुलेटेड है, फाइनाइट है। समझ में आ रही बात ना।
तो मार्स खुद हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड अगर मैथमेटिकली सोचा जाए तो कहां तक काम करती है, मार्स पे भी, उसके आगे भी, उसके बियॉन्ड भी काम करती है। लेकिन सर फिर बस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड अगर वहां भी काम करती है तो फिर ऑब्जेक्ट जो हम कहते हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाने के बाद, एक बार मार्स की ग्रेविटी में चले जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट लौट कर वापस अर्थ पर नहीं आ पाते हैं, मार्स पे चला गया, बस अब वो मार्स पे जा रहा है। या मून की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, मून की ओर मूव कर जाता है, अर्थ पर लौट कर वापस नहीं आ रहा है। अगर हम उसको नेचुरली चाहें कि नेचुरली लौट के आ जाए तो नहीं आएगा, ठीक है ना। हालांकि हम लोगों ने आर्टिफिशियली क्या कर लिया है, ऐसे मिशन भी भेज लिए जो कि चंद्रमा से वापस आ चुके हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। तो कहने का मतलब इतना सा है कि वो, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक बार मून की फील्ड में एंटर कर जाए, तो अगर मून की फील्ड में एंटर कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वहां पर अर्थ की फील्ड मौजूद नहीं है। बस क्या है फिर, वहां पर जिस पॉइंट पर जहां ऑब्जेक्ट मून की ओर अट्रैक्ट हो रहा होगा तो वहां पर मून की फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, सिंपल, अर्थ के कंपैरिजन में, बट फील्ड दोनों मौजूद रहेंगी, समझ गए ना। तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो मैंने ये बताया कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉडी किधर मूव करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है और उसकी नेट फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। अगर किसी पॉइंट पर रखने पर ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर मूव कर रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे यहां पर अर्थ की फील्ड सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है। और केवल किसी एक पॉइंट पर दो ही चीज नहीं है कि चंद्रमा और अर्थ ही है, बस अर्थ और चंद्रमा की फील्ड काम कर रही है, और भी चीजों की फील्ड वहां पर काम कर रही होगी। तो मेन मुद्दा यही है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट फील्ड जितनी होती है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड, एक ही पॉइंट पर हजारों ग्रेविटेशनल फील्ड भी काम कर सकती हैं। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है ना। जैसे सपोज करिए आप सब लोग भी तो बॉडीज हैं ना, मटेरियल बॉडी तो आप भी है ना, और मटेरियल बॉडी की होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मटेरियल बॉडी जब आप भी हैं तो आपकी भी फील्ड है। तो जहां मैं खड़ा हूं यहां पर आप सब लोगों की फील्ड काम कर रही है, मतलब हर एक व्यक्ति की फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर काम कर रही है जहां मैं खड़ा हूं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अगर यहां पर हर एक बॉडी की फील्ड काम कर रही है तो इसका मतलब है कि मुझे अट्रैक्शन किस ओर महसूस होगा, इतनी सारी फील्ड लग रही हैं, तो मैं कहूंगा इन सबकी मिलाकर नेट फील्ड किधर आ रही है, नेट फील्ड की इंटेंसिटी किस ओर है, जिस ओर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड काम करेगी उस ओर मैं मूव कर जाऊंगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। फिलहाल के केस में ये कह सकते हैं कि मेरी सारी ऑडियंस मेरे सामने बैठी हुई है, ठीक है ना, भाई जाहिर सी बात है मेरे जितने भी लोग हैं ये सब मेरे सामने बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स आगे बैठे हैं, तो सबके सबकी फील्ड, क्योंकि कैसी होती है फील्ड, अट्रैक्टिव होती है हमेशा, तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो उस ओर ही होगी, तो मैं कह सकता हूँ नेट फील्ड इसी की ओर काम करेगी, इसलिए मैं उस ओर खिंचाव महसूस करूंगा। बोलो बात समझ नहीं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि आप सब लोग अगर मुझे घेर के बैठ जाएं तो फिर सबकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड बनेगी और उस फील्ड का नेट देखा जाएगा कि नेट किस ओर काम कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों को, पक्का। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एनी प्लेनेट विल बी जीरो एट इन्फिनिटी। कहां पर जीरो होगी, इन्फिनिटी पर। लेकिन सर जब किसी भी पॉइंट पर हम चेक करेंगे तो हम फिर ये नहीं देखेंगे कि अकेली बॉडी की फील्ड दिख रहा है। हाँ, इंडिविजुअली पूछिए हमसे, अगर खाली ये पूछा कि बताओ इस पॉइंट पर अर्थ की कितनी फील्ड काम कर रही है, अर्थ की फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो फिर हम केवल अर्थ को कंसिडर करेंगे। और उसने बोला नेट फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो फिर वहां पर जो जो भी फील्ड काम कर रही होगी सबको लेना होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे कल के क्वेश्चन में हमारा अर्थ और मून का कॉन्सेप्ट लिया था हम लोगों ने, क्लियर है। तो जरूरी नहीं कि अर्थ और मून ही लिया जाएगा, क्लियर है ना, बहुत अच्छे। अब कुछ आगे बढ़ जाए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको कोई दिक्कत कर रहा होगा, फिर मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं। अभी हमने केवल एक क्वेश्चन किया है, अब इस पर हम और भी क्वेश्चन करेंगे, घबराइए नहीं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि मैं आपसे क्वेश्चन कहने लग जाऊं कि भाई बताओ ये 4 ऑब्जेक्ट यहां पर रखे हुए हैं, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है कितने मास का, m मास का, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है 2m मास का, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है 3m मास का, और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है 4m मास का। m 2m 3m 4m मैंने करके ऐसे दिख दिया, और आपसे बोला कि बताओ इस स्क्वायर के सेंटर पर अगर इसकी रेडियस कितनी है, सॉरी डिस्टेंस कितनी है, इसकी लेंथ मैंने कितनी ले ली, r या l या a जो भी मन कर ले सकते हो आप। तो अगर मैंने पूछ लिया बताओ इन सब की वजह से इस स्क्वायर के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो कर पाओगे। पहली बात आप मुझे बताओ इसके सेंटर पर ये चारों की फील्ड काम कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, क्लियर है ना, समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। तो अगर मुझे फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी हो तो निकाल लेंगे ना हम लोग। कैसे निकालते हैं, जिस भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी मेजर करनी हो उस पॉइंट पर टेस्ट मास रख के देखते हैं। टेस्ट मास से मेरा मतलब एक यूनिट मास, ऐसा मास जिसका मास तो हो 1 किलोग्राम और वो बॉडी हो मेटेरियलिस्टिक बॉडी हो कोई, ठीक है ना। 1 किलोग्राम की कोई भी मेटेरियलिस्टिक बॉडी रख दो, 1 ही किलोग्राम क्यों रखना सर, क्योंकि Gm/r² जब ये निकाला तो हमने पर यूनिट मास के लिए निकाल रखा है ये, और अगर आपने स्मॉल m रख दिया
फिर आपकी समस्या ये बनेगी, तब आपको फिर ई निकालने के लिए F/m लगाना पड़ेगा। अदरवाइज सीधे m ई लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r²। m इसमें क्या है, m इज द मास ऑफ दैट बॉडी, ठीक है ना, मास ऑफ दैट बॉडी। कौन सी बॉडी, जिसका हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता करना चाह रहे हैं। r इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फ्रॉम वेयर, कहां से, वेरी गुड, फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू विच वी वांट टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रही बात की नहीं भाई। r इसमें क्या है, इसमें ये स्मॉल r क्या है, यही तो E भी है ना, यही तो क्या भी है, E भी है ना। E मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो E है ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये G पे डिपेंड, आप कहोगे सर G पे भी डिपेंड कर रहा है, G तो सबके लिए फिक्स होता है, डिपेंड तो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैपिटल G से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ मास बदलने और दूरी बदलने से इंपैक्ट पड़ेगा। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके ऊपर किस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा, सिर्फ सर मास और उस पॉइंट की मास से दूरी का इंपैक्ट पड़ेगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, पक्का, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब अगर मैंने आपसे पूछा ये, तो फिर आपको करना क्या होगा, बोलो कितनी डिस्टेंस लोगे, ये r लोगे, मुझे यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है, तो अगर यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है तो दूरी कौन सी लेनी होगी, ये वाली लेनी होगी। ये कौन सी, इस डायगोनल का, पहली बात तो स्क्वायर का सेंटर कहां लाई करता है, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। स्क्वायर का सेंटर कहां लाई करता है, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो डायगोनल्स की लंबाई आपको पहले निकालनी होगी, r ये है, r ये है, तो पूरी मिला के कितनी हो जाएगी, r√2। नहीं समझे, कैसे आई बताओ r√2, पाइथागोरस लगा करके ना भाई, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर बराबर इतने का स्क्वायर। समझ में आ रही बात ना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही ना ये, तो यहाँ पाइथागोरस लगा दी, कितनी आ गई, r√2। अब ये r√2 का हमने पढ़ा स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को, और एक स्पेशल बात और है इसके साथ साथ, बाइसेक्ट करने के साथ साथ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। कैसे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, नहीं तो बाइसेक्ट तो रेक्टेंगल के भी करते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते क्या, करते हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात ना, स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मुझे उम्मीद है बात समझ आ रही होगी, क्लियर। तो इसका मतलब यहां पर एंगल कितना बनेगा, इतने में कोई डाउट है। और दूरी कितनी हो जाएगी सर ये एक अकेली, तो हम कहेंगे सर r√2/2। क्यों भाई, क्योंकि बाइसेक्ट आपने बोला बाइसेक्ट करता है, अब बाइसेक्ट करता है तो पूरी लंबाई कितनी है डायगोनल की, r√2, उसका हाफ हो जाएगा कितना, ये इतना। तो सर ओ, अगर मैंने इसको नाम दे दिया ABCD ऐसे करके नाम दे दिया, तो इसका मतलब O पॉइंट से A की डिस्टेंस भी उतनी होगी, O से B की भी, सॉरी O से A, O से B, O से C, O से D, चारों पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी। अगर मैं सवाल कर लिया तो हम बोलेंगे सर OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, होगी कि नहीं होगी, ये चारों इक्वल होंगी। कितने के इक्वल होंगी सर, ये सर r√2/2 के इक्वल होंगी। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं, बहुत अच्छे। कह सकते हैं अगर आपका मन हो तो r/√2 के इक्वल होंगी। इतने में कोई समस्या है, पक्का ना, बहुत अच्छे। अब ये r/√2 मतलब मेरे को क्या मिल गया, ये वाला r, ये r, अब r नहीं रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, r/√2। मास कितना लिया जाएगा, अब मैंने अगर इसकी निकालनी है, ए वाली बॉडी के कारण यहां पर बताओ कितनी इंटेंसिटी होगी, तो जवाब होगा आपका सर वो होगी कैपिटल G इंटू मास ऑफ दिस बॉडी। मतलब मैं करवा ही देता हूं लावा, है ना, इतनी देर से क्या बिना बात सोच सोच के बता रहा हूं। आप कहेंगे सर ए के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो EA के इक्वल होगी। मैंने उसको मान लिया कितना, EA। डायरेक्शन बताओ उसकी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए मटेरियल बॉडी एट एवरी पॉइंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट बॉडी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये तो कल भी बात हुई थी ना इस बारे में, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा उस बॉडी के सेंटर की ओर एक्ट करती है, जिस बॉडी के कारण हम ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को चेक कर रहे हैं। इतनी देर हो गई मुझे, कम से कम 15 मिनट तो हो गया होगा, ठीक है ना, एक ही टॉपिक पे बात करते करते। अब मैं बताने की कोशिश, मुझे बार बार एक चीज फिर कई बार मुझे बीच में झटका देती है एक चीज, एक मेरा दिमाग एकदम से बीच में काम करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो बस मैं ही जान रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ, मैं ही समझा रहा हूँ आपको, तो बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रही ना चीजें, ये ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि मुझे जितना आना था वो आ रखा है, उसकी चिंता छोड़ दो आपको ये करना है कि आपकी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है।
तो हम जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं वो बात समझ में चल रही है ना, वो समझ में आ रही है ना कि किस बारे में बात हो रही है। क्योंकि सबसे पहले इन सब सारी दुनिया भर की बातें करने से पहले जरूरी है कि पहले पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। मेरी हमेशा की यही आदत रही है कि भाई पहले आप उस चक्कर में पड़ो, इसके बारे में किसी भी चीज के बारे में मत जानो। समझ में आई बात ना भाई। अंजेश की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, है ना भाई। अंजेश की हाइट कितनी है, अंजेश का वेट कितना है, अंजेश कहाँ रहता है, अंजेश के पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, अंजेश क्या करना चाहता है, कौन से स्कूल में जाता है, ये सब क्यों जानेंगे। पहले तो जाना अंजेश है कौन। कुछ बात समझ में आ रही ना भाई। उसके बारे में बात करेंगे तो पहले पता तो होना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। समझ में आ रही बात नहीं भाई, क्लियर होना ना। किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में जब आप बात कर, किसी के भी बारे में बात कर रहे हो तो पहले ये पता होना चाहिए कि वो कौन है, तब उसके बारे में बात करने में मजा आता है, इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि जब हम उसे जानते होंगे तो इंटरेस्ट आएगा ना। मैं बिना बात फर्जी का जो है ना किसी के, अब मैं आपसे कह लो भाई जोको विडोडो के बारे में चलो बात करते हैं, आपको सर ये जोको विडोडो कौन है, ठीक है ना। तो आप जान, जब देखो सबके मन में आ गया एकदम से सर ये जोको विडोडो कौन है। हाँ, किम जोंग उनके बारे में बात करूं तो तुम सबके सब कहोगे हाँ सर ठीक है ओके, है ना। बात समझने का कारण क्योंकि तुम उसको जान रहे हो, लेकिन जोको विडोडो को नहीं जानते हो। तो जिसको नहीं जानते हो उसके बारे में बात करने से कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए पहले जरूरी है पहले उसको जानो। अगर बात भी करनी है ना तो पहले पूछो कि सर वो कौन है। समझ में आ रही बात ना। तो उसी तरह से पहले ये जान लो कि ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है वो होता क्या है ये, ठीक है ना। वो जान लिया हमने, वो समझ में आ रहा है ना कि किसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पर यूनिट मास, दूसरे ऑब्जेक्ट के पर यूनिट मास पर कितना फोर्स लगाता है, उसी को कहते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रही बात ना। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट एक बॉडी के पर यूनिट मास पर कितना फोर्स लगाता है, उसी को कहते हैं क्या, उस पॉइंट पर उस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आई बात समझ में। और वो डिपेंड करती है सिर्फ दो चीजों पर, बॉडी के मास पर और बॉडी की उस पॉइंट से दूरी पर, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी चेक करना चाहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। हाँ, सेंटर से दूरी, सेंटर टू सेंटर देखा जाता है हमेशा, ठीक है ना, सरफेस से नहीं देखना है। क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट तो सरफेस से भी चल जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट इतना छोटा होगा कि उसकी रेडियस कंसीडर नहीं की जा सकती। बट ये जायंट ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है सारे लॉ, ये के सारे लॉ जो है वो बड़े ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल है। तो उनकी रेडियस तो अच्छी खासी बड़ी होती है, 6000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, समझिए ना। तो इतनी रेडियस है तो उनकी रेडियस को हम मतलब कंसिडर ना करें, ये हो ही नहीं सकता। क्लियर है ना। ओके जी। अब इसका मतलब, इसके कारण आपको मैंने पूछा बताओ ई ए की डायरेक्शन क्या होगी, कोई बताएगा। ई ए का मतलब ए वाले मास के कारण यहां पर बनने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन। सिंपल है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए। और टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए का मतलब ये होगी, बोलो बात समझ रहे कि नहीं, ये हो गया आपका ई ए। इतने में कोई डाउट है, श्योर, बहुत बढ़िया। फिर भैया यहां पे आ जाइए ओ पर, दोबारा फिर से इसी ऑब्जेक्ट पर, इसी पॉइंट पर अगर यहां मैं बैठ जाऊं जाके, आप खुद सोचो, अगर इस स्क्वायर के इस सेंटर पे मैं जाके बैठ जाऊं तो ये सब के सब मुझे खींचेंगे ना अपनी ओर। भाई ये भी मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये भी मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जिस तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेगा उसी और इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन काम करती है। इस चैप्टर में जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं तो घबराइएगा मत, आप अपने मन में ग्रेविटेशनल फील्ड ही कंसिडर कर लीजिएगा। क्योंकि बार बार आपको बता रहा हूं 12th में जब आप पहुंचेंगे तो ये इतना कम है, यहां जितना कम यहां पे इस बारे में बात कर रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा 12th में इसके बारे में बात होगी। बस वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को 11th में बहुत तवज्जो नहीं दी गई है, मतलब सिर्फ 11th के सिलेबस के हिसाब से, जबकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई कितने काम की बात जानने को मिल रही है हमें कि हम जब यहां से आज से निकलेंगे तो कहां तक हमें फोर्स महसूस होगा और कहां कम हो जाएगा, कहां ज्यादा हो जाएगा, कहां हम इंटेंसिटी कम महसूस करेंगे, कहां ज्यादा करेंगे। अगर ये ना जाने तो क्या मजा रहा ग्रेविटेशन पढ़ने का, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। जबकि ये दोनों के दोनों टॉपिक मोस्टली लोग आपको स्किप मरवा देंगे, क्योंकि इसमें 4 टॉपिक कुल मिला जुलाकर पूरे चैप्टर में, अगर आपको केवल अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो पूरे चैप्टर में आप सिर्फ 4 टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपको उनमें से 2 तो पक्का मिल ही जाएंगे। और बाकी की जो ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, मतलब एमसीक्यू वगैरह भी आते हैं, वो सारे भी उन्हीं 4 टॉपिक में से आ जाएंगे। वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं, इफेक्ट ऑफ हाइट on the acceleration due to gravity, effect of depth on the acceleration due to gravity, escape velocity अभी आगे आएगा मोशन ऑफ सैटेलाइट वाले चैप्टर में, और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ या प्लेनेट। बस ये 4 टॉपिक हैं और कैप्लर्स प्लेनेटरी मोशन अलग से है। ये अगर मोटा मोटा तौर पर पूरे 5 टॉपिक आपने तैयार कर लिए, इस चैप्टर में से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब उसके और सारी कहानी उसके बियॉन्ड ही है। अगर समझने वाली बात करो, फिजिक्स सीखनी है, मजा करना है, समझना है चीजों को, तो सारी की सारी कहानी इन 5 टॉपिक के बियॉन्ड ही है। क्योंकि ये 5 टॉपिक सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होना है, जब हमको अप्लाई करेंगे तब तो समझ में आएगा ना। असलियत तो पता जब चलेगी कि हम इनको अप्लाई कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। तो जी चलो, अब ई ए का मतलब डायरेक्शन ये हो गई। ई बी की डायरेक्शन सर बी की ओर होगी, ये हो गया आपका ई बी। ई सी की डायरेक्शन सर ई सी की ओर होगी, और सर ई डी की डायरेक्शन सर डी की ओर होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब ये चारों की चारों फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेरी गुड, वेक्टर क्वांटिटी है, कल ही बताया था। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी एक्ट करती हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन सर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो 2 फोर्सेस पर एप्लीकेबल या 2 वेक्टर क्वांटिटी पर एप्लीकेबल होता है। यहां तो 4 क्वांटिटी है, तो 4 को 2 बनाना बड़ा आसान है। यहां आसान है बहुत ज्यादा। क्यों बहुत ज्यादा आसान है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो ये दोनों के दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस, कैंसिल करेंगे। इसमें से कुछ हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचेगा। क्लियर है? तो क्या ये 4 2 में बदल जाएंगे? और जब वो 4 2 में बदल जाएंगे तो फिर पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे, आपको ई नेट मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे जल्दी से देख करके बता दो, ई ए और ई बी में कौन बड़ा? ई ए और ई बी में कौन बड़ा? ई बी बड़ा है। क्यों बड़ा है? मास ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। मास के बढ़ जाने से ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। रेडियस सेम है, आई मीन डिस्टेंस सेम है दोनों की, सबके लिए, तो सर डिस्टेंस तो कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी। कैपिटल जी भी सेम हो गया और आर भी सेम हो गया, तो सारा मसला किसका बचा केवल? तो जिसका मास ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, और जिसका मास कम उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कम। सिंपल। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो भाई ई ए और ई बी मैंने पूछा, पर ई ए बी का सर अभी कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होता सर आप पूछते ई ए और ई सी में कौन बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों अपोजिट में है ना, ई ए और ई सी अपोजिट में है। तो बताओ ई ए और ई सी में कौन बड़ा है? ई ए है आपका, चलो निकाल लेते हैं। ई ए की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? तो सर ये आएगी जी इंटू 3m अपॉन आर स्क्वायर, आर बाई √2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ई बी की वैल्यू बताइए, ई बी की वैल्यू कितनी आएगी? सर ये आ जाएगी जी इंटू बी पर कितना है? 4m अपॉन में सर आर बाई √2 का होल स्क्वायर। ई सी की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? जी इंटू सर 2m अपॉन में आर बाई √2 का होल स्क्वायर। ई डी की वैल्यू बताइए भाई कितनी आएगी? तो जी इंटू एम अपॉन में आर बाई √2 का होल स्क्वायर। क्या कहना है? बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अब हम बोलेंगे सर ई ए और ई सी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा? ई ए और ई सी का रिजल्टेंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, है ना, बल्कि यहाँ दिखाता हूँ आपको। बताओ अच्छा ई ए और ई सी में कौन बड़ा है? देख कर समझ में आ रहा है? ई ए बड़ा है, ई सी छोटा है। तो जो नेट आएगा इन दोनों का, ई ए और ई सी का जो नेट आएगा वो किधर की ओर आएगा? इस पे झगड़ा चल रहा है दोनों का। ए कह रहा मेरी ओर आओ, सी कह रहा मेरी ओर आओ, लेकिन ये जाएगा किसकी ओर? ए की ओर, क्योंकि ए का मास ज्यादा है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हमने मान लिया कि इन दोनों का ई ए और ई सी का नेट जो आया, ई ए और ई सी का जो नेट आया उसको मैंने ई डैश मान लिया। कितना? वो किधर की ओर आएगा? ओ से ए की ओर, ओ से ए की ओर। क्लियर है? पक्का? अब जरा इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ई बी और ई डी में कौन बड़ा है? सर ई बी बड़ा है। तो अब ये बॉडी किसकी ओर जाना चाहेगी? बी की ओर। तो इसका मतलब है कि बी की तरफ आएगा आपका ई डबल डैश। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अगर तुम में से कोई भी मुझे ई डैश की वैल्यू बता दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो हम बोले सर ई डैश बराबर ई ए माइनस ई सी। सर ये है 3m, ये है 2m, तो 3m में से 2m गया, कितना बचा? सिंपल बचेगा जी m अपॉन आर बाई √2 का होल स्क्वायर। माइनस करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है भाई? जी इंटू 3m अपॉन आर बाई √2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे जी इंटू 2m अपॉन आर बाई √2 का होल स्क्वायर, जी एम अपॉन आर बाई √2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेना, 3 - 2 करके बनाएगा। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहने लगूं भाई मुझे ई डबल डैश की वैल्यू बता दो, ई डबल डैश की वैल्यू, तो सर ई डबल डैश के केस में ये 4m है और ये 1m है, तो इसका मतलब नेट कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा सर ई बी माइनस ई डी। मतलब सर कितना आ जाएगा? जी इंटू 3m अपॉन में कितना? आर बाई √2 का। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया। आपको ई डैश भी मिल गया। ई डैश कितने के इक्वल है? जी इंटू एम अपॉन, चलो जी एम। अब इसको भी सुनो और अच्छा कर लेते हैं। इस √2 का होल स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा? 2gm अपॉन आर स्क्वायर। नहीं समझे? आर बाई √2 का होल स्क्वायर को ओपन किया ना, तो आर स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, वो 2 चले जाएगा कहाँ?
ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2gm अपॉन, इस वाले में बताओ, वेरी गुड 6gm अपॉन, अरे वाह क्या कहना है, अगर ये समझ में, देखो इसे कहते हैं, थोड़ा सा बस मैंने धीमे बताया, आपकी समझ में आने लगा। लेकिन बच्चों ये इस तरह इतना धीमे एकदम शुरुआत में पढ़ाया जा रहा था, ठीक है ना, इतना धीमे एकदम शुरुआत में पढ़ाया जा रहा था, एकदम शुरुआत में इतना धीमे नहीं पढ़ा सकते ना आप, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है ना। खैर 2gm अपॉन आर स्क्वायर और ये 6gm अपॉन आर स्क्वायर, यहां तक कोई समस्या अभी नहीं जी। अब सर दोनों के दोनों फोर्स किस तरह, दोनों कितना, ये आ गया आपका 2gm अपॉन आर स्क्वायर और ये आ गया कितना 6gm अपॉन आर स्क्वायर। क्या आप में से कोई लालच में नहीं आएगा? पहली बात तो लालच में आने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी होती, स्मॉल एम की वैल्यू दे रखी, सॉरी स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी होती, तो हम लालच में आते कि चलो सर जी की वैल्यू रख लेते हैं, एम की वैल्यू, क्या जरूरत है, जो सारा आंसर ही किस टर्म में आना है, जी एम और आर के टर्म्स में आना है, तो फिर कैपिटल जी की वैल्यू रख के भी कोई फायदा बेकार, कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही बात ना? पक्का? तो वहीं रहने दो एज इट इज। अभी भी मैं कह रहा हूं, अब बताओ ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रही होंगी? सर ई एक, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहां जब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा तो रिजल्टेंट कितना आएगा? तो हम बोलेंगे सर ई नेट कितना आ जाएगा? तो हमने पढ़ा हुआ है जब 90 डिग्री के एंगल पे दो वेक्टर काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। इसका मतलब सर मैं यहां से कह सकता हूं ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डबल डैश का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब ये जो ई डैश है मैं इसकी वैल्यू भी नहीं रखूंगा उठा के, वैसे आपका मन करे रख दो, अभी इतना मुश्किल नहीं बन रखा है, अभी इतना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बन रखा है, पर मैं चालाकी दिखा दूंगा। मैं मानूंगा यार ये है x, तो इसका मतलब ये हो गया 2x और ये हो गया 6x, थोड़ा आसान हो जाता है। यहां मैं बना बार बार gm अपॉन आर स्क्वायर रखूंगा, फिर उसका स्क्वायर करूंगा, फिर उसको ऐड करूंगा, फिर स्क्वायर रूट निकालूंगा, हालांकि वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो फिर क्या करना होगा सर, ई नेट बराबर हो गया मेरा एक तरीके से सर 2x का स्क्वायर प्लस 6x का होल स्क्वायर। मुझे पूरी उम्मीद है बात पकड़ में आ रही होगी आपके। 6x का होल स्क्वायर क्लियर है? x मैंने किसको माना? इसको। gm अपॉन आर स्क्वायर को क्या मान लिया? x। सर क्यों मान लिया? कोई जरूरत नहीं है भाई, ना मानो, अगर आपको दिक्कत हो रही ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो चालाकी होती, धीरे धीरे आती है, ये एक दिन में नहीं आती। कैलकुलेशन में हम कैसे कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, ये एक दो दिन का प्रोसेस नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। तो ये अपने आप आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, आपको जैसे आसान लगे वैसे करो। ये नहीं कि आप दूसरे की चाल चलने के चक्कर में अपनी भी चाल भूल गए, समझ गए ना? ये सर ऐसे करते तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। भाई आपको जो आसान लग रहा हो कैलकुलेशन करना, अब क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं कॉन्सेप्चुअली, ठीक है ना? अब खाली कैलकुलेशन बची है, वो आपको करनी है। तो बताइए ई नेट कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर ई नेट आ जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर, मतलब 40x स्क्वायर, मतलब आ जाएगा सर 2, बोलो 2x रूट, बताओ कितना आएगा? देखो कौन लोग बताएंगे? 2x रूट 10, नहीं समझे? 2x रूट 10, 2x रूट 10। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही ना? बोलो कैसा आया? x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, मैंने इस 40 में से 4 अलग कर लिया, 10 अलग कर लिया, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 10 को वहीं रहने दिया, क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट मेरे पास आता नहीं है ना, 10 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना ही नहीं आता, तो उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना? आता हो तो निकाल देना चाहिए। 3 पॉइंट कुछ करके आएगा, 3.14 के आसपास, ठीक है ना? क्लियर है? अब मुझे आता भी नहीं लेकिन याद है, ठीक है ना? 3.14, ठीक है? तो इसका 3.14 के आसपास आ जाएगा, 6.28 के आसपास आंसर आएगा। वो सबसे कोई मतलब नहीं, मेन मुद्दा खत्म हो चुका। अब इसके आगे कहानी में कुछ ट्विस्ट नहीं रह गया, कोई ट्विस्ट नहीं रह गया, एक ट्विस्ट बचा थोड़ा सा और। हाँ बिल्कुल। अब अगर तुमसे कोई सवाल कर बैठे कि नेट कितना महसूस कर रहा होगा, पहली बात तो इसकी यूनिट बताएंगे आप। बोलो क्या बताएंगे? यूनिट क्या होती है? क्या होती है? वेरी गुड, न्यूटन पर केजी। भूले तो नहीं होना कल तक, कल से लेके अब तक, न्यूटन पर किलोग्राम। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर किलोग्राम। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे ना? बस इतना ही है, इतना ही डिफरेंस है दोनों में और कुछ नहीं। हालांकि ये न्यूटन पर किलोग्राम भी बाद में क्या ही बन जाएगा, क्योंकि न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके अपॉन में किलोग्राम, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, क्या ही बनेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कहने को मैंने बोल दिया कि आप ऐसे समझ लो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसकी होती है न्यूटन पर कूलम। हाँ, इसके बारे में ना जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी
बतानी हो तो अक्सर न्यूटन पर कूलाम में ही बताना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मत बताना। न्यूटन पर देखो, ये यहाँ भी कितना रटा हुआ है वो, आप यहाँ अंदाजा लगा लो। मैं रोज रोज एक ट्रिक समझाता हूँ ना, मजाक नहीं कर रहा। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एकदम लाइव प्रूफ के साथ मिल रही है चीज। क्या कि कोई भी चीज को जितनी ज्यादा बार बोलोगे वो आपकी जुबान पे ऐसे चढ़ जाएगी कि दिमाग आपका कुछ और कह रहा होगा, जुबान कुछ और कह रही होगी। नहीं समझे? मतलब माइंड मेरा पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड पर लगा हुआ है, लेकिन जुबान बार बार टूट टूट के आ रही है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने इससे ज्यादा बार इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड को बोला है। मेरी बात को समझ में आ रही ना? अपनी लाइफ में जितनी बार ग्रेविटेशनल फील्ड वर्ड को बोला होगा, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा बार इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला है। क्योंकि 12th क्लास में ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर ये चीज है। ग्रेविटेशनल चैप्टर में तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वहां पूरा एक चैप्टर ही इसी नाम से है केवल बस, और वो भी अच्छी खासी बड़ा सा चैप्टर है। ठीक है ना? शुरू में ही आ जाएगा 12th के, एकदम शुरू में ही। ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको ये भी बताया था, याद करो कि वेक्टर का जितना यूज 11th क्लास में नहीं है, उससे ज्यादा यूज 12th में है। अभी भी तो हम यहाँ वेक्टर लगा रहे हैं, ये वेक्टर ही तो लगा है यहाँ पर। समझ में आ रही बात ना? तो कहने का मतलब सीधा सही है। अब देखो मैं वहां भी क्यों बोला हूं, अगर थोड़ा सा भी किसी बच्चे के पास दिमाग होगा, वो सोच रहा होगा सर न्यूटन पर कूलाम क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या निकल के आया? फोर्स अपॉन चार्ज। यहां क्या है? फोर्स अपॉन मास। बात खत्म। वहां बातें किसके बारे में होती हैं? चार्जेस के बारे में। यहां बातें किसके बारे में होती हैं? मासेस के बारे में। इससे कहते हैं अगर थोड़ा सा टेक्निकल बच्चा हो ना, तो वो दिमाग लगा लेता है। अच्छा तब तो सिंपल सर, अब मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बिना समझाए मेरी समझ में आ गया। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। बस मास के बजाय क्या आ गया? चार्ज। वहां भी फोर्स ही लगेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसीलिए उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर केजी। सिंपल। बोलो। और लिखा मैंने सही है वैसे, अब बोल रहा हूं कूलाम। तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं दिमाग मेरा पूरा इसी में लगा हुआ है, लेकिन जुबान पे बार बार न्यूटन पर आते ही एकदम से क्या आ जाता है? कूलाम। वो इतनी बार बोला गया है कि वो ज्यादा। और यही तुम्हारे लिए बोलता हूं कि जब पढ़ा करो ना, जब बैठ के पढ़ते हो तो भाई उसको खाली पढ़ा मत करो। मजाक नहीं कर रहा। अरे आप तो उस दौर में पैदा नहीं हुए, आप तो ज्यादा समझने वाले दौर में पैदा हुए हैं। नहीं तो एक दौर ऐसा था चीजों को सिर्फ कंठस्थ कराया जाता था। आज तो इतना ज्यादा चले गए हम लोग, इतना एडवांसमेंट आ गया है कि हर चीज को लोग कर करके दिखा रहे हैं, है ना? पहले बार बार बच्चों को बोला करते थे भाई सोचो ना, इस पे जोर डालो। मेरी बात को समझ में आ रही है? यही सारे के सारे वो जो एक्सपेरिमेंट अभी आपको कर करके दिखाए जा रहे हैं ना, वो सारे एक्सपेरिमेंट एज्यूम करने के लिए कहा जाता था कि बताओ अच्छा टैंक से पानी बाहर आता क्यों है ना? वो जो अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जा रहा है ना, वो टैंक से पानी बाहर आने का ही तो एक्सपेरिमेंट है। बस वो खाली छोटे प्रोटोटाइप पे बॉटल पे लेके कर दिया गया एक्सपेरिमेंट। टैंक ही मानो ना उसको आप। अब आपके दिमाग में ये भी तो सवाल उठ रहा होगा कि सर ऊपर अगर टैंक का भी तो ढक्कन बंद रहता है, वहां से पानी फिर क्यों निकल जाता है? उसमें हमेशा कोई भी ऐसा आप बंद कर देना, वो जो आपके टैंक के पानी से जो बाहर हमने हवा का पाइप निकाल रखा होता है, एक पाइप एक्स्ट्रा निकला होता है उसमें से, समझिए ना? अगर वो पाइप आप बंद कर दीजिए, जाके किसी दिन क्या कर दीजिए, उसको ले जाके अंदर उसमें कपड़ा ठूस दीजिए मम्मी पापा को बिना बताए, ठीक? और फिर देखिए पूरे घर का पानी बंद। अब मम्मी पापा सब परेशान, पानी आ रहा है लगातार, टैंक भरा हुआ है, उसके बाद पानी नहीं आ रहा, क्या मसला है? ठीक है ना? तो अगर आपको लग रहा हो कि पापा ने आपको पटाखों के लिए 1000 रुपये नहीं दिए हैं, तो प्लम्बर को बुलाने के लिए 1000 लगवा दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसे इधर से नहीं देंगे तो इधर से ले लेंगे हम आपसे, ठीक है ना? भाई मेरी जेब में नहीं जाएंगे, किसी की जाएंगे, किसी का भला होगा बेचारे का। अब वो प्लम्बर को ढूंढते घूमेंगे कि भाई पानी बाहर क्यों नहीं आ रहा, कि टैंक भरा हुआ है तब भी पानी बाहर नहीं निकल रहा है, क्या वजह है? अरे भाई उन्हें कैसे पता चलेगा? तुमने ठूस रखा है ना, तुम उन्होंने थोड़ी ठूसा है कपड़ा, समझे ना? हाँ, अब फिर उसके बाद की बात तो तुम समझ ही रहे हो। उसके बाद क्या होगा? अरे भाई अगर अब देखो सवाल उठ रहा है सर उसके बाद क्या होगा, जब पता चलेगा उसके बाद जिस पटाखे के ना मिलने की वजह से तुमने ये सब ड्रामा किया था, वो पटाखे फ्री में पटकेंगे। फिर समझ में आ रही बात ना? फिर मम्मी पापा दोनों चप्पल लेके जो कूटेंगे ना, तो पटाखे अपने आप पटकेंगे फिर, है ना? फिर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर, पैसा भी खर्च नहीं होगा, पटाखे भी छूट जाएंगे, ठीक है ना? तो यही है बस, है ना? हाँ बच्चे, हाँ बड़े, हाँ क्यों ऐसा क्यों? तुम्हें पैसे नहीं मिले? तो बस ठीक है तब तो, है ना? चलो अच्छा ध्यान लगाओ, है ना? अभी मेन फोकस करो।
देखो सुनो, मैंने तुम्हें शुरू से कहता आ रहा हूँ, पहले दिन से जब से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ कि भाई फिजिक्स के लिए ना किताब कॉपी की जरूरत नहीं होती। फिजिक्स पढ़नी है, केवल चीजों को देखो और उनके बारे में सोचो बस कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजनिंग होती है, रीजन ढूंढने की कोशिश करो, समझे ना। और ज्यादा, फिर कह रहा हूं, ज्यादा देखने से भी ज्यादा जरूरी है सोचने की कोशिश करो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अरे किसी दूसरे की बताई हुई बात आप देख देख कर उसके बारे में समझ लिए हो, किसी सामने ने बता, तो इससे कोई नहीं मिलने, कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। ज्यादा फायदा किस चीज से मिलेगा? खुद ऑब्जर्व करो, खुद सोचो उन चीजों के बारे में। जब जब क्या ना मिले, कोई आंसर ना मिले, जवाब ना मिले, आपको समझ में ना आए, फिर मेरे जैसे किसी व्यक्ति की हेल्प ले लो, आई बात समझ में ना। नहीं तो सही तरीका तो ये होता है कि आप ना कोशिश करिए। पहले भी तो लोग, जब आपको ये सब करके नहीं दिखाए जा रहे थे, तब भी लोग पढ़ते थे तब, लेकिन ज्यादा और ज्यादा बेहतर पढ़ लेते थे लोग। किस वजह से? क्योंकि वो खुद से, क्योंकि दिमाग चलाया करते थे। भाई टीचर एक लिमिट तक पढ़ा के छोड़ देता था कि बस हमने थ्योरी पढ़ाई बेटा, अब मैंने सब बता दिया आपको कि एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता, सब कुछ यहाँ बता के छोड़ दिया। अब जाके बायंट फोर्स कैसे काम करता है, आर्किमिडीज कैसे कूदे थे तालाब में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारा वो कहानी यहाँ पर खड़े होकर थ्योरी में समझा दी, ठीक है ना। अब तुम खुद सोचो, अब जाके खुद पे या तो एक्सपेरिमेंट करो या तो फिर खुद जाकर के सोचो थोड़ा सा, तो उससे और ज्यादा बेनिफिट होता है, समझ गए ना। खैर, हालांकि ये भी है कि ऐसा नहीं है, अगर देखने को मिल रहा है तो देख लेना चाहिए, जहां आपको बेहतर ज्ञान मिल रहा हो देख लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बताओ ई नेट बराबर कितना होगा? 2x√10। क्लियर हो गया? डायरेक्शन का खेल बचा। अब ये बॉडी किस ओर मूव करेगी बताओ? अच्छा, कौन बताएगा कि अगर मैं यहां पर किसी एक स्मॉल एम मास की बॉडी को रख दूं तो वो किस ओर मूव करेगी? ओ से बी की ओर। हाँ, गलती ना कर बैठना, ओ से बी की ओर बोलोगे तो गलत हो जाएगा तुरंत। क्यों भाई? क्योंकि सर पैरेललोग्राम लॉ ने हमें बताया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट, बोलो ना, उन दोनों वेक्टर के बीच में लाई करता है, समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में कहीं होगा। हालांकि किस ओर उसका ज्यादा झुकाव होगा, किसकी ओर इंक्लाइंड होगा, तो जो ज्यादा होगा उसकी ओर ज्यादा झुकाव होगा। समझ में आ रही बात ना। जो जिस फोर्स की क्वांटिटी, जिस ग्रेविटेशन फील्ड की इंटेंसिटी की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसकी ओर ज्यादा झुकाव महसूस करेगा। मतलब जो इंक्लाइनेशन आएगा वो इधर की ओर आएगा। कौन सा ज्यादा है? ई डबल डैश ज्यादा है ना शायद, हाँ, तो ई डबल डैश की ओर आएगा, लेकिन एंगल आएगा कुछ ना कुछ। अब ये बॉडी ना तो इधर खिसकेगी, ना इधर खिसकेगी, ना इधर खिसकेगी, ना इधर खिसकेगी, तो किधर खिसकेगी सर? ये ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? हम इसको पहुंचाना चाहते थे यहां, लेकिन ये पहुंचेगी यहां। बोलो बात समझ में आ रही है? पक्का? बहुत बढ़िया, ये पूरी कहानी है सही मायनों में। देखो इसी को कहता हूं मैं बार बार कि भाई कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है, पर आपने कल भी लिया था पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तो वो इसी से होता है। जब न्यूमेरिकल हम उठा लेते हैं, एक कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन उठा लेते हैं, तो उससे हम जानकारी जुटाते हैं कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मैंने सिर्फ आपको 4 चीजों पर दिखाई है, ये 100 चीजों के लिए भी ऐसे ही होगा। अब बात समझ में आ गई? मतलब अगर मान लीजिए कि सैकड़ों चीजें कहीं पर मौजूद हो, जैसे कि आप सब लोग मान लीजिए कि यहां पर बैठे हुए 40 लोगों का सबका मास अलग अलग है, तो सबके सब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बना रहे होंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, नेट फील्ड निकालनी होगी, तो किसका सहारा लेना होगा? वेक्टर का सहारा लेना होगा। नेट निकालने के लिए हमेशा किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी, दो या दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट निकालना हो तो हमेशा वेक्टर का सहारा लेते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ग्रेविटेशन। हाँ, इसमें कोई क्वेरी रहे? हाँ बताओ। हाँ 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 बढ़िया, हाँ हाँ हाँ, जैसे अच्छा, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक फील्ड, एक ऑब्जेक्ट की फील्ड तो ये हो गई और एक ऑब्जेक्ट की फील्ड ये हो गई, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। पहली बात तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती। किसी भी एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है बस। कारण यह है कि अगर मैंने इस पॉइंट पर कहा तो ये कहेगा इधर की ओर होगी और ये कहेगा इधर की ओर होगी। कुछ बात समझ में आ रही ना? क्लियर है? ये कहेगा मेरे सेंटर की ओर, ये कहेगा मेरे सेंटर की ओर। क्लियर? ये नहीं होगा, दोनों का नेट मिलाकर जिस ओर जाएगा उस ओर होगी उसकी डायरेक्शन। क्लियर? अब सवाल ये उठा कि सर यहां इस बीच में भी कहीं फील्ड रहेगी क्या? ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ
दोनों का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कहीं टच कर रहा होगा। हाँ तो वो जैसे जो टच हो रहा है वो खींचेगा कि नहीं खींचेगा, सिर्फ जो फील्ड में टच हो रहा है। मून अर्थ की ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो मून का मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई दो हाँ ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक 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 इसकी फील्ड से बस इसकी फील्ड टच है ना, इसको हटा दूं, पहले ये सब हटा दूं, जरूरत नहीं, समझ में आ गया ना, क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें? अब मेरे हिसाब से नहीं दिक्कत है, किसी एक ने कर लिया होगा तो उससे कर लेना, ठीक है ना, क्या ध्यान लगाओ, ठीक है, करना भी होगा तो दोबारा जा करके, अगर मूड ही होगा तो वीडियोस देख करके कर लेना, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक बार रुको, इनका सवाल उठा लेते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे भाई, है ना, क्योंकि मुझे आज वो टॉपिक भी जरूर कराना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी मैंने आपको बता दिया कि पेपर में इन दोनों में से दोनों के आने के चांसेस सबसे कम, बार बार बता रहा हूं कारण, लेकिन भाई पढ़ना है, केवल पेपर के लिए नहीं पढ़ना है। अब आप खुद सोचोगे आपके मन में कितने सवाल उठेंगे आप, और अगर इतनी जानकारी ना हो ना, तो ये सब जो हम आज इतना ज्यादा हम लोग इतना आगे चले गए हैं स्पेस के फील्ड में, है ना, स्पेस एक मतलब स्पेस एक ऐसा भारत के लिए एक ऐसा क्षेत्र है कि उस फील्ड में, स्पेस के फील्ड में भारत बहुत सारे देशों को अचंभित करता है, अचंभित मतलब शॉक्ड कर देता है, समझिए ना। तो देखते हैं यार गजब इन लोगों की टेक्निक है, मतलब अलग ही किस्म का ये लोग जो है ना, इस फील्ड पे बहुत काम किया, हम लोगों ने बहुत काम किया है, समझिए ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे देशों को मानने पर मजबूर कर दिया कि हाँ स्पेस के फील्ड में भारत बहुत तरक्की कर रहा है, समझ में आ रही बात ना। तो उसी वो क्या वजह है, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी अगर आपके दिमाग में बनी रहेगी ना, तो आगे फिर काम करेंगे हम और बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा और अच्छे अच्छे एडवांसमेंट आते जाएंगे, समझे ना। हालांकि ये नहीं कि हम सबसे बेहतर पे आ गए हैं, और बहुत कुछ जा चुकी हैं पहले चीजें, ठीक है ना, बहुत कुछ हमसे आगे भी जा रहा है चीजें, लेकिन फिर भी लगातार बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो दूसरों को मजबूर कर रही है हमसे काम कराने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा आता है हमारे यहाँ काम कराने पर, ठीक है ना। ओके चलो खैर, तो अभी ये पूछ रहे थे कि मान लीजिए सर ये कोई एक जायंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की फील्ड यहां तक मौजूद है, ठीक है, यही कह रहा हूं ना, ओके, और एक कोई ऑब्जेक्ट ये है, इसकी फील्ड सर यहां तक मौजूद है, ये कहना चाह रहे हो, है ना, थोड़ा और कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ले लिया, है ना। अच्छा बताओ, पहले तो यही सोच के बताओ कि क्या क्या ऐसा भी पॉसिबल था, क्या ऐसा भी पॉसिबल था क्या कि ये ऑब्जेक्ट छोटा हो पर इसकी फील्ड बड़ी हो, क्या ये पॉसिबल है? यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सर मास पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मास पे डिपेंड करती है, इससे साइज पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे भी करती है लेकिन रेडियस पे भी डिपेंड करती है ना, लेकिन रेडियस से मतलब ना होकर के हम कहते हैं सेंटर से दूरी पे डिपेंड करती है, फिर हम रेडियस नहीं बोलते। जब हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी चेक करनी होती है तो फिर रेडियस नहीं लेते, फिर हम कहते हैं सेंटर से उस पॉइंट की दूरी देखी जाती है जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग फील्ड की इंटेंसिटी पता करना चाह रहे हैं। और मेन मुद्दा है कि अगर मान लो ये डेंस, बहुत ज्यादा डेंस बॉडी होगी तो इसकी इंटेंसिटी हो सकता है कि और बड़ी हो, फील्ड बड़ी हो, छोटी बॉडी होने के बावजूद भी फील्ड बड़ी हो सकती है। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो पहले आपको ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है कि किसी को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है ना। छोटी चीजें भी बड़ा काम कर जाती हैं कई बार, ठीक है ना, और बहुत बड़ा काम कर जाती हैं, ठीक है। खैर बढ़े क्या आगे। अब इनका सवाल ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, ये कहना चाह रहे हो ना, यहाँ रखा हो, ये ऑब्जेक्ट देखो बहुत बढ़िया, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, हर एक चीज अट्रैक्ट होगी, ये बॉडी इसकी ओर अट्रैक्ट होगी और ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये जो दो जाइंट बॉडीज हैं जिनकी फील्ड, मतलब आप नेचुरल बॉडीज की बात करें, अगर आर्टिफिशियली तुमने इतनी बड़ी बड़ी दो बॉडीज बना ली कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप महसूस कर पा रहे हो और उनको पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया, बाकी सारी दुनिया की चीजों से आइसोलेट करके एक सिस्टम बना दिया, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये, दो बॉडी का एक सिस्टम, तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे से चिपक जाएंगी, अट्रैक्ट होंगी एक दूसरे की तरफ। किसकी?
हाँ, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है तो फिर अट्रैक्ट नहीं करेगा। हाँ, अभी अभी जब यहां तक की बात कर रहे हैं, अगर बिल्कुल एकदम खाली टच कर रहा है, टच भी कर रहा होगा तो भी एक कॉमन पॉइंट हो गया, बस टच नहीं होना चाहिए। एक चाहे उसके बीच में एक बाल भर का बराबर का डिफरेंस होना चाहिए, इनके बीच में एक गैप अगर हुआ, कितने का भी, एक बाल के बराबर बारीक गैप भी हुआ ना, तो भी फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी फील्ड के बाहर अभी कर सकते हैं, बिकॉज फील्ड एक दूसरे को टच कर रही है। बिकॉज देखो ध्यान सुनो, इंटरसेक्शन और टच दोनों एक चीज मानी जाती हैं। जैसे टेंजेंट सर्किल को जब टच करती है तो हम कहते हैं एक पॉइंट कॉमन है दोनों के लिए, एक पॉइंट दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन। क्लियर है? हाँ, ठीक, समझ गया। मतलब कहने का ये है, मैं ये बात समझ में आ रही है, ये कहना चाह रहे हो कि अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट भले यहाँ रहे लेकिन फील्ड यहाँ तक है, उसकी फील्ड यहाँ तक है, तो क्या ये महसूस करेगा या नहीं करेगा अट्रैक्शन? ठीक है ना? तो फील्ड के कारण भी अट्रैक्शन महसूस करने लगेगा। क्लियर ना? तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि इसके ये ऑब्जेक्ट भी खिंच के यहाँ चलाना चाहिए, पूरी फील्ड जब ओवरलैप करके यहाँ जाएगी सर तब ये महसूस करेगा अट्रैक्शन, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर है? बढ़े आगे? बहुत अच्छे, चलो जी। इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि इंटेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना? अब तक तो हम लोग बस यही सोचते आ रहे थे कि बॉडी जब उसकी फील्ड के अंदर आएगी तो अट्रैक्शन महसूस करेगी। समझ गए ना? ओके, चलो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेक्स्ट डालिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या आपने इस नाम को पहले कभी सुना है? क्या इससे पहले कभी सुना है? हाँ सर, बिल्कुल सुना है। क्या आपने एमजीएच नहीं सुना? सुना है, वही है ये भी, उसको भी हम यही बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एमजीएच को भी क्या ही कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन याद करो, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बार बताई थी कि भाई आप ये सोचते हो कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ना? आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैंने कहा था ऐसा होता नहीं है ना? अर्थ के सेंटर पर कह सकते हैं आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, लेकिन सर सरफेस पर जीरो होती है? नहीं। समझ गए ना? पहले इस बात को समझिए। ठीक है? दूसरी बात, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो सर हमने अर्थ के ऊपर भी जीरो ली है कई बार। क्या हमने अर्थ के ऊपर जीरो नहीं ली है? याद करो ना, ली है? बताओ कैसे? वेरी गुड। तो हमारा मेन मुद्दा वो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेना या ना लेना किस बात पे डिपेंड करता है? एक बात है ना? चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की पहले डेफिनेशन लीजिए। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। अब बार बार पूरा बड़ा बड़ा मत लिखिए, जीपी ही लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी at a point is defined as gravitational potential energy of a body at a point is defined as the amount of work done। पहले लिख लो, अभी समझ में नहीं आएगा आपके, मैं समझाऊंगा आराम से, है ना? is defined as the amount of work done in bringing the body from infinity to that point, in bringing the body from infinity to that point। ओके, क्या लिखा? From infinity to that point against the gravitational force, ठीक है? The gravitational potential energy of a body at a point is defined as the amount of work done in bringing the body
in bringing the body from infinity to that point, against the gravitational force। ठीक है, सही मायनों में यहां पर ये चीजें थोड़ी सी एम्बिगुअस होती हैं। ऐसा लगता है हमें ये कह रहा है अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना, जबकि अमाउंट ऑफ वर्क हमें खुद ही क्या हो जाता है यहाँ पर ऑब्टेन, इसीलिए नेगेटिव आएगी एनर्जी। अभी रुक जाओ, पूरा कराएंगे तो समझ आएगा। अगली लाइन लिखिए, व्हेन ए बॉडी इज एट इंफिनिटी, व्हेन ए बॉडी इज एट इंफिनिटी, व्हेन ए बॉडी इज एट इंफिनिटी, इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। व्हेन ए बॉडी इज एट इंफिनिटी, जब कोई बॉडी इंफिनिटी पे होती है तो व्हेन ए बॉडी इज एट इंफिनिटी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मतलब कहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है? इंफिनिटी पर। वही पुरानी कहानी है, बताओ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहां जीरो होता है? इंफिनिटी पर, समझ गए ना। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहां जीरो होती है? इंफिनिटी पर। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी भी कहां जीरो होती है? तो अब बात समझ में आ गई, यानी कि तीनों के तीनों टर्म कहां पर जीरो माने जाएंगे? इनफाइनाइट। प्रैक्टिकली या मैथमेटिकली, सही मानो में मैथमेटिकली तो वहीं पर जीरो माने जाएंगे, प्रैक्टिकली कई बार उससे पहले भी जीरो हो सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। अब देखिए, देखो ध्यान सुनो, समझो कहना क्या चाहता है ये ना, ठीक है। देखो मान लो कि मैं पता करना चाहता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, है ना। मान लो कि मैं किसी एक बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पता करना चाहता हूं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये है मेरी प्यारी सी क्या? अर्थ। हमेशा इसको ले रहे हैं हम लोग, अर्थ को हम हमेशा क्या मान रहे हैं? आर रेडियस का एक स्फीयर, यानी कि एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस आर है और मास एम है। क्लियर है? इस अर्थ के बाहर, इस अर्थ के बाहर कहीं भी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि कोई बॉडी अगर लाई कर रही होगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो वो बता ही रहा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इन्फिनिटी से, बहुत ध्यान सुनिएगा, कहां से? इनफाइनाइट से। ये मान लीजिए मेरा इनफाइनाइट है, यहां से हम लोग किसी एक बॉडी को नीचे ला रहे हैं, इन्फिनिटी से हम किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर चले नीचे की ओर। मैं चेक करना चाहता हूं कि बताओ इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है। किस पॉइंट पर चेक करना चाहता हूं? बार बार कह रहा हूं, ए पॉइंट पर। उस ए पॉइंट की डिस्टेंस मान लेता हूं कि इसके सेंटर से कितनी दूर है? आर डिस्टेंस दूर है, ठीक है ना। कौन सी? स्मॉल आर। स्मॉल आर हमारा हमेशा कैपिटल आर से बड़ा होता है इस चैप्टर में, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, क्योंकि आर हमेशा आउटसाइड लाई करता है और कैपिटल आर जो है वो हमारा इनसाइड लाई करता है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमने कहा हम ये चेक करना चाहते हैं, बार बार पहले तो समझो, बार बार कह रहा हूं, अभी आते यही बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को बाद में पढ़ना, पहले जानो, मतलब उसके बारे में बाद में पढ़ना, पहले जानो कि होती क्या है। वैसे ये बता रहा हूं आपको कि हम पढ़ने क्या जाना, पहले ये सीखो। हम जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर m मास की कोई बॉडी रखी होगी तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आज तक तो आप जानते आ रहे थे कि अगर यहां पर, यानी कि अर्थ के सरफेस से कितनी ऊंचाई पर, ये कितनी होगी ऊंचाई? h, और ये कितनी होगी? रेडियस r। तो अर्थ के सरफेस से अगर h ऊंचाई पर कोई बॉडी रखी हो या कोई बॉडी आ जाए m मास की, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप कितनी जानते थे, कितनी हुआ करती है? तो आपका जवाब होता था सर mgh। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? अब मैं वही पता करना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सही मायनों में कितनी होगी। अब सही मायनों का मतलब क्या? mgh गलत था क्या? नहीं, वो भी गलत, सही था, लेकिन डेफिनेशन कुछ और है। 9th क्लास में आपको सीधे ये वाला बता दिया जाता है, मैं पहले उस डेफिनेशन से यहां एक नया फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, उस नए फॉर्मूले की हेल्प से इसको mgh प्रूफ करूंगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रही है? प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। डेफिनेशन क्या कह रही है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m from infinity to any point is equal to the gravitational potential energy of that point at that point, sorry, of that body at that point। नहीं समझे? मतलब जब मैं किसी m मास की बॉडी को इंफिनिटी से, जहां पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी थी? जीरो थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, वहां से जब मैं किसी बॉडी को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाऊंगा तो जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही उस बॉडी के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। हालांकि ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में हमें वर्क करना नहीं पड़ता, वर्क ऑब्टेन हो जाता है। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अरे ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में
वर्क करना नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी है? 0। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है? एक बार आपने ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंटर कराया और बस बात खत्म। समझ में आ गई बात ना? अब वो खुद आ जाएगा। अब खुद आने का मतलब क्या है कि वर्क ऑब्टेन हो रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। जब हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कहते हैं वर्क डन, वर्क डन, वर्क करना पड़ा है। ऊपर से नीचे तो खुद ही आ जाती है या हमें कर लानी पड़ती है? छोड़ दो, अपने आप ऊपर से नीचे आ जाती है। नीचे से ऊपर फेंकने के लिए वर्क करना पड़ा है, ऊपर से नीचे आई तो हमें वर्क ऑब्टेन हो गया है। अब वर्क ऑब्टेन का मतलब वो हमें नहीं ऑब्टेन हो पाया, लेकिन जितनी एनर्जी देकर हमने उसको ऊपर की ओर फेंका था, वापस आते समय उसने उतनी एनर्जी लूज कर दी है। नहीं समझे? पहले मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी देकर फेंका था, तो काइनेटिक एनर्जी लेके कहां गया? ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट तक। वहां तक जाते जाते ये पूरी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। अब वो पोटेंशियल एनर्जी हमें वापस मिल जाएगी किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। समझ में आ रही है बात? अगर ऐसी कोई डिवाइस हमारे अंदर लगी होती कि हम वापस फिर से उस बॉल को ऐसे कैच कर लेते और उससे कहते लाओ हमारी सारी एनर्जी हमें वापस कर दो, तो हमें मिल जाया करती हमारी एनर्जी। समझ में आ रही बात ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हमने हाथ लगा के उसको रोक भी लिया तो हमारे हाथ से टकराएगी और टकरा के साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी इन फॉर्म में बदल जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? और वो जमीन पे भी गिरेगी तो भी क्या ही होगा? वो सारी की सारी एनर्जी जो उसके पास एज ए काइनेटिक एनर्जी होगी अभी, तो जमीन से टकरा के वो एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी इन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तभी वो बॉल जमीन पे रुकेगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब जाते समय बॉडी को ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ के अगेंस्ट फेंकने पर वर्क करना पड़ता है, और ग्रेविटेशनल पुल के सपोर्ट में जब कोई बॉडी नीचे आ रही हो तो वर्क ऑब्टेन होता है। पहले दो बातें समझिए, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे ना, वर्क डन और वर्क ऑब्टेन, याद आ रहा है? हीट गेन और हीट टेकन, हीट ऑब्टेन्ड। समझ में आ रही बात ना? हीट गेन और हीट लॉस, याद आ रहा है? वैसे यहां पर भी है, ठीक है ना? वर्क डन और वर्क ऑब्टेन। वैसे उसने बोला, डेफिनेशन में बोला यह है कि वर्क डन, वर्क डन तब होता है जब मैं बॉडी को यहां से कहां ले जाता? इन्फिनिटी पे ले जाता। क्यों क्यों करना पड़ता वर्क? क्योंकि अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही होती और मैं उसके अगेंस्ट में काम कर रहा होता, तो मुझे इसको ऊपर ले जाना पड़ता। ऊपर ले जाते समय मुझे वर्क करना पड़ता। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्का? शिवांश पकड़ पा रहे हो कि नहीं बात? श्योर? बहुत अच्छे। तो अब बच्चे पहले चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये कैसे आएगा, ठीक है ना? देखिए, अभी मैंने ये मान लिया एम मास की वही बॉडी है, कैपिटल एम मास की अर्थ है, उसके हम क्योंकि सारे काम अर्थ पे ही रह के कर रहे हैं तो हम अर्थ के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो एम मास अर्थ का है, रेडियस आर है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहले कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कितने मास का? स्मॉल एम मास का। जब ये ऑब्जेक्ट यहां था तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। मान लिया कि इसको हमने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करा दिया, और ये एंटर करने के बाद ये ऑब्जेक्ट अभी कहां पर लाई कर गया? ना तो मैं यहां से डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं और ना यहां से करूंगा। जहां लाना है उसको छोड़ दो और जहां से चला उसको छोड़ दो। याद करो, यही बताया था कि नहीं कि हमेशा जब भी कोई डेरिवेशन किया जाता है तो वो एक्सट्रीम कंडीशन से नहीं किया जाता, जनरल कंडीशन ली जाती है कहीं भी बीच की। क्लियर है? अभी कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। मैं आपकी सक्सेस या आपके पढ़ने को पहले दिन से और आखिरी दिन से कंसिडर नहीं करूंगा। पहले दिन भी आपके पढ़ने की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रही थी और आखिरी दिन भी ज्यादा होगी, तो मैं चेक करूंगा आज के दौर में। इसीलिए जब मुझे शुरू में आप में से कोई तेज पढ़ता हुआ दिखता है ना, या ज्यादा लगता है कि ज्यादा पढ़ रहा है, मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो नहीं पाता हूं। मतलब अगर कोशिश भी करे कि मैं ज्यादा पढ़ के ज्यादा इंप्रेस कर दूंगा सर को, तो मैं नहीं होता हूं, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर आपका ये जो जोश है ये पक्का हल्का पड़ जाना है पूरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खत्म हो जाएगा, मान तो जरूर पड़ जाएगा, हल्का तो जरूर पड़ जाएगा। जितना जोश शुरुआत में रहा होगा उतना जोश नहीं रह जाएगा, ये मैं जानता हूं, हर साल के बारे में जानता हूं। तो इसीलिए मैं ना तो आपको पहले दिन से चेक कर रहा हूं कि पहला दिन देखा मैंने, आज आया कोई बच्चा और आते ही उसने बहुत पढ़ाई कर ली और मुझे खूब पढ़ के दिखा रहा है, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। मैं वहां से डिसाइड नहीं करता। मैं कहता हूं, मैं बोला भी था कि 2 साल ये पेस मेंटेन रखोगे तो मानूंगा कि आप अच्छे स्टूडेंट है। और पेस मेंटेन रखने की बात है तो ना तो 2 साल के शुरुआत में ना 2 साल के एंड में, क्योंकि 2 साल के शुरुआत में भी आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे और 2 साल के एंड में भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि एंड के टाइम पर एग्जाम चल रहे होंगे और शुरुआती टाइम में क्यूरियस बहुत ज्यादा थे। दोनों केस में आप मेहनत ज्यादा कर रहे थे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? जब क्लास स्टार्ट हुई तो क्यूरियोसिटी के कारण ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे, और जब क्लास का एंड हो रहा होगा तो किसके कारण? एग्जामिनेशन के प्रेशर के कारण ज्यादा पढ़ रहे होंगे। वो स्टूडेंट
अगर मैं उन दो सिचुएशन को देख के किसी बच्चे को कह दूं ये इंटेलिजेंट है या मेहनती है, लेबोरियस है, तो ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं देखता हूं जब ना तो आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर हो और ना ही ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रखी हो कि आपको क्यूरियोसिटी जगे। नॉर्मल सिचुएशन में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, तब समझ में आता है कि आप इन नॉर्मल दिनों में कैसे कितना पढ़ रहे हैं। इससे डिसाइड होता है कि आप पढ़ाकू हैं कि नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अबे है ना। तो अभी अपनी, मैं फिर कहूंगा, कुछ बचे ना बचे, क्यूरियोसिटी को बचा के रखो हमेशा। एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, क्यूरियोसिटी एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं आती, समझ गए ना। इसलिए आपका जो अंदर का उत्साह है उसको मत मरने दो, ठीक है ना, उसको जिंदा रखो, ठीक है। चलो, तो कुल मिला जुलाकर एम मास की बॉडी को मैं ना तो एक्सट्रीम सिचुएशन से कंसीडर करूंगा, ना फिर यहां बिल्कुल एकदम किनारे पे बीच में कंसीडर कर लूंगा। मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट कहीं अभी की सिचुएशन में सेंटर से कितनी दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। ये एक्स वेरिएबल होगा। बोलो क्यों वेरिएबल होगा? ना तो ये स्मॉल आर वेरिएबल होगा, ना ये कैपिटल आर वेरिएबल होगा। बोलो क्यों? स्मॉल आर मतलब मैंने जिस पॉइंट पर निकालनी है मैंने फिक्स कर दिया, वो पॉइंट फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब उसकी दूरी क्या हो गई? कांस्टेंट। और जिस रेडियस ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट, तो फिर वेरिएबल पॉइंट कौन सा हुआ? कोई कहेगा सर मैं यहां से कंसीडर करूंगा, कोई कहेगा मैं यहां से करूंगा, कोई कहेगा मैं यहां से करूंगा, कोई कहेगा मैं यहां से करूंगा। मतलब ये जो एक्स है ये सबके लिए क्या हो गया? वेरिएबल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब मान लो कि इस वेरिएबल पॉइंट पर जब ये बॉडी लाई कर रही थी, वहां से मैंने इस बॉडी को बहुत थोड़ा सा खिसकाया। हालांकि मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि खिसकाना नहीं पड़ेगा, खुद खिसक जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि यहां रखी हुई बॉडी इसकी फील्ड के अंदर है। इन्फिनिटी पे सिर्फ इसकी फील्ड 0 होती है। अब ये इसकी फील्ड के अंदर है, ये किसी कीमत पे खुद रुकने वाली है ही नहीं सर। या आप ना भी चाहें तो भी खिसक जाएगा नीचे, नहीं समझे? तो मान लिया कि ये यहां से थोड़ी सी डिस्टेंस नीचे खिसका, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? सॉरी, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया? इस पॉइंट को नाम दिया P, इस पॉइंट को नाम दिया Q, और P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली? dx। dx से मेरा मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस खिसका है। मैंने माना कि ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस खिसका है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। अब बताओ यहां से यहां तक आने में इसको कितना वर्क करना पड़ा होगा? तो हम बोलेंगे सर आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि पहली बात P और Q के बीच में डिस्टेंस को स्मॉल लेने का क्या कारण है? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन सर इतनी छोटी ले लो, जितनी छोटी सोच सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। वेरी गुड। इतनी छोटी ले ली, इसका मतलब ये मान सकते हैं कि सर P पॉइंट और Q पॉइंट पर लगने वाले फोर्स की इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर रहे होंगे। हालांकि फिर वही आती है कि अगर बिल्कुल मैथ्स की बात करेंगे तो फिर मैथ्स कहता है भाई नहीं, चेंज तो आ जाएगा। पर हम कह रहे हैं भाई अब क्योंकि फिजिक्स में इतनी मैथ्स लगा देंगे तो फिर सब कुछ आइडियल हो जाएगा। आइडियल कुछ नहीं होता, ठीक है ना। परफेक्ट कोई चीज नहीं होती। हमें जितना ज्यादा परफेक्टनेस के करीब जा सकते थे हम चले गए। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब P पर लगने वाला फोर्स और Q पर लगने वाला फोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो सर वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं पूरा डेरिवेशन, मैं चाहता तो ये आपको छपवाने के लिए डेरिवेशन तक कर चुका होता। मैं पूरा डेरिवेशन आपको बिना यहां पर कराए यहां करा रहा हूं। अगर किसी का दिमाग मेरे साथ साथ चल रहा है वो समझ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर लगने वाला फोर्स पता करेंगे, उसके कारण ये कितना डिस्प्लेस हो गया? dx। तो किसी फोर्स के कारण जब कोई बॉडी dx डिस्प्लेस कर जाती है तो कितना वर्क होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, f इंटू dx। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए इसका दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? f dx, f डॉट dx वेक्टर होता है, और फिर f dx cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, मतलब f इंटू dx आ जाएगा। जब सर डिस्टेंस बहुत थोड़ी सी है, डिस्टेंस बहुत थोड़ी सी है, तो वर्क भी बहुत स्मॉल हुआ होगा। तो P से Q तक लाने में जो वर्क हुआ होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होगा, जिसको हम dw लेंगे। अगर सर मुझे टोटल वर्क निकालना हो तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। पूरा डेरिवेशन मैंने तुम्हें वैसे ही करा दिया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। फिर अब बस यहाँ आ जाओ, अब कुछ बचा नहीं, मैंने समझा दिया सब कुछ। कंसिडर अर्थ, अभी कुछ नहीं लिखना है, समझना है बस अभी भी। अर्थ इज अ स्फीयर। कंसिडर अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M, मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। अभी तक तो तुम ही जानते थे कि मेरी राइटिंग इतनी खराब है, ठीक है ना। आप बहुत सारे लोग जानने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। रेडियस कैपिटल R, ठीक है ना। क्लियर है? अब ये ना हो कि आप, जब मैं तुम्हें पीटीएम में ये कहूँ कि इसकी राइटिंग बहुत बेकार है, तो मेरी वीडियो खोल के पापा को दिखाने लग जाओ कि देखिए सर की भी कितनी बेकार है, ठीक है ना। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, तो क्या करेंगे? मास M एंड रेडियस R। क्लियर? क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पर समझाना है, राइटिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। तो कंसिडर अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ मास M एंड रेडियस R एंड, ठीक है ना, लेट वी ब्रिंग
लेट वी ब्रिंग ए बॉडी ऑफ मास, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, लेट वी ब्रिंग ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। हम ला रहे हैं कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लाना शुरू किया और कहां लाना चाहेंगे हम? ए पॉइंट पर लाना चाहते हैं, इन्फिनिटी टू ए। ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो ए की पोटेंशियल एनर्जी, ए पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी। बी तक लाने में जितना करना पड़ेगा वो बी पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो। तभी तो मैंने बोला था कि यहां पर भी जीरो नहीं होगी, वो भी करेंगे, अभी चिंता मत करो, वो भी करेंगे। क्लियर है? वो स्पेशल केस में आ जाएगा भाई। जब स्पेशल, मैं जब क्या कहूंगा कि एट द सरफेस, तो मैं बोलूंगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर हो गया। समझ गए? क्लियर ना? तो स्पेशल केस में आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। बोलो यहां तक समझ में आया? बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ भाई, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ज्यादा मैं बड़ा बड़ा नहीं कराना चाहता, आप समझ रहे होंगे। फोर्स ऑन, अच्छा ये भी कह दो एज शोन इन फिगर, ताकि वो आधी बातें फिगर में ही समझ जाए। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि यहां से यहां तक लाने में P से Q तक लाए तो कितना क्या सब बता दिया ना कहानी। तो बस अब सीधे कर रहा हूं। फोर्स ऑन द बॉडी, फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एट पॉइंट P। देखूं कौन बताएगा P पॉइंट पर बॉडी पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू। अगर मुझे निधि ये बता दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जब ये बॉडी P पॉइंट पर लाई कर रही है तो अर्थ के द्वारा उस पर कितना फोर्स लग रहा है, बस इतना बताना है आपको। कैपिटल G इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। M1 की जगह पर सर मास ऑफ अर्थ, M2 की जगह पर सर मास ऑफ दैट बॉडी, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस r, नहीं r नहीं अभी x। बहुत बढ़िया, x स्क्वायर। बोलो ये f वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सर वेरिएबल है, और बिल्कुल वेरी करेगा, करेगा ही करेगा। x जितना कम होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़ता जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया, चलो जी ये भी क्लियर हो गया। अब द वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q, है ना? बल्कि क्या, टू ब्रिंग द बॉडी थ्रू इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है ना? थ्रू वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, चलो ऐसे लिख देता हूं, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल डिस्टेंस dx फ्रॉम कहां से कहां? P टू Q। कितना हो जाएगा बच्चों? dw इज इक्वल टू f इंटू dx। बोलो कोई डाउट हो तो? बहुत बढ़िया सर, dw बराबर f इंटू dx हो गया। तो सर f चूंकि वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं, सॉरी कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट अभी हम नहीं कर सकते। जब तक कोई चीज वेरिएबल हो, f वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? x के। तो जब तक हम f को x के टर्म्स में ना ले आए या फिर dx को f के टर्म्स में ना ले आए, मतलब इन दोनों को जब तक सेम वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक इंटीग्रेट नहीं करते। बता रखा हूं पहले से बात। बहुत बढ़िया। तो df f बराबर f की वैल्यू gmm अपॉन एक्स स्क्वायर, इनटू में कितना हो जाएगा? अब इसमें कैपिटल G कांस्टेंट, कैपिटल M स्मॉल m, x वेरिएबल और dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर थी बात ना? इसका मतलब x के अब आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अगर मुझे निकालना है द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू a। अब बॉडी लाए कहां से हैं? इन्फिनिटी से लाए हैं। कहां तक लाए हैं? a तक। तो इसका मतलब इनिशियली कहां पर लाई कर रही थी? x तो दूरी है ना, x तो दूरी ना, तो इस साइड तो आ जाएगी लिमिट 0 से w, क्योंकि वहां पर जब वहां रखी थी तो वर्क डन 0 था, जब वहां से चली तब तो वर्क करना पड़ा होगा, या तो वर्क ऑब्टेन हुआ होगा। समझ गए ना? वर्क ऑब्टेन हो चाहे वर्क करना पड़े, कब होगा? जब इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट करेगा। बोलो बात समझ में कि नहीं? तो इनिशियली वर्क कितना? 0। यहां तक लाते लाते मान लीजिए मैंने कितना वर्क कर लिया? w। तो वैसे भी इंटीग्रेशन ऑफ dw, तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे विद प्रॉपर लिमिट। अब प्रॉपर लिमिट क्या होंगी इसकी? तो अगर आप चाहोगे भी तो 0 से w, लेकिन इसकी लिमिट जब आप पुट करोगे तो ये आएगा gmm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। कोई बताएगा मुझे इसकी लिमिट? इनिशियली कहां था? इन्फिनिटी पे। फाइनली कहां चाहते हो आप? a पर। इनिशियल पॉइंट की दूरी कितनी? इनफाइनाइट। फाइनल पॉइंट की दूरी कितनी सेंटर से? r। तो इसका मतलब हम चाहेंगे इन्फिनिटी टू r। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। यहां लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gmm। देखिए ध्यान दीजिएगा, gmm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, लिमिट इन्फिनिटी टू r। कोई डाउट है?
डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, कैपिटल जी कांस्टेंट, कैपिटल एम कांस्टेंट, स्मॉल एम कांस्टेंट, एक्स की पावर ऊपर जा करके -2 dx, 1/x² था। अगर केवल होता 1/x तो उसका होता है log x, इंटीग्रेशन बता रखा हूं, लेकिन ये 1/x नहीं है, 1/x² है, तो x² को पहले ऊपर ले गए, क्या बन गया x की पावर -2, तो ये हो जाएगा w बराबर जी एम एम, और ये हो जाएगा x की पावर सॉरी लिमिट कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी टू r, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -1/-1, बोलो को डाउट हो तो कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1/n+1, याद आ रहा है मैथमेटिकल टूल्स, बहुत बढ़िया। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी टू r, इसका मतलब w बराबर कितना हो जाएगा जी एम एम, और ये हो जाएगा -1/x, ऐसा लिख दूं तो कोई मुझसे नाराज तो नहीं होगा, ये माइनस बाहर कर लिया, x की पावर -1 को नीचे ले जाकर x की पावर +1 कर दिया, तो क्या बन गया -1/x, लिमिट कहां से कहां तक गई, इन्फिनिटी टू r, तो w बराबर सर कितना हो जाएगा जी एम एम। अब लिमिट पुट करेंगे, याद करो रूल बताया था लिमिट अप्लाई करने का, एक बार वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन, और वेरिएबल की जगह पर लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा -1/r, फिर माइनस ऑफ -1/∞, बोलो को डाउट हो तो 1/∞, सर आपको आपके गुरुओं ने जरूर बताया होगा 0 होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब w बराबर, अब इसको यहाँ लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है सर गुरु कौन है, गुरु भी तो आप ही हैं, ओके तो ठीक है चलो जी एम बाहर रखा, ठीक है ना। अभी बताओ -1/r, और ये टर्म क्या हो गया प्लस का 0, तो -1/r + 0, मतलब कुल मिला जुलाकर कितना बचा -1/r। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, सब मिला जुलाकर w बराबर -GMM/r। अब सवाल उठता है सर ये माइनस कहां से आ गया, यही माइनस इंडिकेट कर रहा है, अगर मैं तो किए जा रहा हूं क्या मानकर कि वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन बाद में आके इसने बोल दिया सर वर्क नेगेटिव में आ गया, और वर्क तो इसके लिए क्वांटिटी है, तो वर्क के सामने ऐसे नेगेटिव नहीं होता, वर्क ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब हमें वर्क करना नहीं पड़ रहा है, बात समझ आ गई ना। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑब्टेन्ड, समझ ना, खुद ब खुद बॉडी आ जाएगी। अच्छा ये बॉडी खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, तो ये वर्क ऑब्टेन कैसे हुआ, किसको हुआ, हम कहेंगे सर वहां पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी, आप पहले सुनो, वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या थी 0, हमने कहा सर यहां तक आते थे कितनी हो गई माइनस, सर ये माइनस में हो गई, इसका मतलब 0 से किस चीज का माइनस होना, तो दे रहा है ना किसी को, समझिए ना। जब हम ऊपर को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो ये नेगेटिव आएगी, अब यही चीज हम नीचे से जब ऊपर की ओर मानेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, समझ में आ रही बात, कुछ ध्यान सुनो, इसी को अगर मैं नीचे से ऊपर की ओर लेता, हम अब तक लेते आए हैं, हम अभी तक क्या करते थे नीचे से ऊपर की ओर देखते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेक करने के लिए हम नीचे से ऊपर की ओर देखते थे। हम अभी तक कहते थे कि अर्थ के सरफेस से जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, बात सही है, समझ में आ रही बात ना, बात सही है, जितनी ऊंचाई होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, कारण क्योंकि सर यहां पर जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो इसका आर ऊपर से जैसे जैसे नीचे बढ़ेगा तो नेगेटिव में अमाउंट बढ़ेगा, नेगेटिव में अमाउंट बढ़ेगा तो उधर से क्या होता जाएगा कम, समझ में आ रही बात ना, कोई डाउट है। हाँ मैं तो वही कहना चाह रहा हूं ना कि ये वर्क किसको ऑब्टेन हो रहा है, जैसे जब मैंने किसी बॉल को यहां से ऊपर फेंका तो फेंकने पे तो मैंने दी है उसको एनर्जी, और जब वो वापस नीचे आई तो हमने कहा वो अपनी उस पोटेंशियल जो मैंने दे के भेजी थी, तो पहले उस काइनेटिक को उसने किस में बदला, पोटेंशियल में, फिर पोटेंशियल से वापस उसने कन्वर्ट कर दिया काइनेटिक में, अब वो किसको ऑब्टेन होगी, किसी को नहीं, जब जमीन पे गिरेगा तो उसको ऑब्टेन होगी, अदरवाइज हम बोलेंगे वो कन्वर्ट हो गई, अभी किसी को ऑब्टेन नहीं हुई है। उसी तरह से इसकी यहां पर ये एनर्जी क्या हो रही है, जैसे जैसे अर्थ के करीब आ रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसको ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती चली जाएगी, बात समझ में आ रही ना, जितना ज्यादा करीब आता जाएगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, अर्थ के करीब आता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जाएगी। अब सर इन्फिनिटी पे भी 0 थी, फिर वो कौन सी वाली है कि जो घट रही है, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पहले इतना नोट करो, ठीक है ना, घबराइए मत, बहुत क्यूरियस चैप्टर है, मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत मजे के चैप्टर है, बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे इसमें आपके मन में, सबके सवालों सारे सवालों के जवाब दूंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस जल्दी से इतना नोट कर लो पहले, है ना। देखिए एक बार और थोड़ा सा और सुन लो, अभी फिलहाल ये सर माइनस में क्यों आ गया, सर ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना, सर हम तो चाह रहे थे mgh आ जाए, वो mgh भी आ जाएगा, डरिएगा मत, mgh भी आएगा, इसी से आएगा, ठीक है। तो जब हम इसका डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे तो वहां पर वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या याद करना है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m
in the gravitational field of earth at any point will be minus g into capital M मतलब mass of earth into small m of mass of that body upon में r is the distance of that body from the center of earth। ये from the center of earth है, बार बार कह रहा हूं, उधर से नहीं है, इधर से है, समझ गए। अगर तुम्हें यह पता करना है कि अर्थ के सेंटर से 100 किलोमीटर दूर कोई 50 किलो की बॉडी लाई कर रही है, बताओ उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा सर कैपिटल जी की वैल्यू रख दूंगा, मास ऑफ अर्थ रख दूंगा, स्मॉल एम आपने 100 किलोग्राम दे दिया, यहां से 100 किलोमीटर दूर की बात हो रही है, मतलब समझ लो ना, सॉरी 6400 किलोमीटर तो इसकी रेडियस ही है, मतलब ऐसा 8000 किलोमीटर में मैंने पूछ लिया मान लीजिए, वो निकल आएगा। क्लियर। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। अब ये तो डब्ल्यू तो वर्क है, लेकिन हमें अगर इसी टर्म को एक स्पेशल टर्म बनाना है तो हम कहेंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द बस डायरेक्ट लिख लो, इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्लियर। कैसे करेंगे, तो इसका मतलब u बराबर क्या आ जाएगा, w को बस क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, यहां लिख दे रहा हूं भाई इसी के अंदर, u बराबर क्या फॉर्मूला बन के आया, माइनस जी एम एम अपॉन आर। बिल्कुल चिंता नहीं करनी 1% भी, बहुत सारे सवाल अपने मन में रह गए होंगे मुझे मालूम है, और भी उठेंगे, अगर आप थोड़ा और सोचेंगे इसके बारे में तो और आएंगे कल तक। कल का मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो अगली क्लास तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन और उभरेंगे, सारे जितने भी होंगे सबके जवाब अगली क्लास में मिलेंगे, घबराना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना, थोड़ा सोचना इसके बारे में, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफी है, इसमें चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। हाँ।